ओके, तो इस वीडियो में करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग क्राइम स्टोरी को एक्सप्लेन। और इस कहानी का प्लॉट रिवॉल्व करता है दो जीनियस पर, जिनमें से एक होता है उस क्राइम को करने वाला, तो वही दूसरा पर्सन होता है उस क्राइम को सॉल्व करने वाला। और कहानी की शुरुआत होती है एक मर्डर से, जो कि समुद्र के बीचों बीच हुई होती है, जिसमें एक प्राइवेट बोट में आग लगने की वजह से किसी डायरेक्टर की मौत हो जाती है। और पुलिस के पास सिर्फ एक सबूत होता है, जिसमें उसी डायरेक्टर को किसी ने जान से मारने की धमकी दी होती है, जिससे ये कंक्लूड करते हैं कि किसी ने उस बोट में फायर किया होगा, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। बट इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सिर्फ फायर करने से इतना बड़ा बोट कैसे जल जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बोट को जलाने के लिए कोई बड़ा हथियार चाहिए होगा, जैसे कि जो मिलिट्री के पास होता है। और अगर इतने बड़े वेपन को कोई यूज किया होता तो उसके ट्रेसेस इन्हें इजिली मिल गए होते। इसलिए एक एक्सपर्ट कहता है कि ये बात पॉसिबल नहीं है कि किसी बड़े वेपन को यूज किए बिना एक क्रूज बोट को समुद्र के बीचों बीच डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और इसी केस को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है एक प्रोफेसर कि मर्डर को एक्चुअली किया कैसे गया होगा। और अपनी बात को साबित करने के लिए ये गस रेल गन एक्सपेरिमेंट की मदद लेता है कि किस तरह से एक स्टील बॉल को जब एक फोर्स के साथ ढकेला जाता है तो वो सेम फोर्स ट्रांसफर होती है लास्ट की बॉल में। बट अगर इन्हीं बॉल के बीच में एक मैग्नेट रखा जाए तो वही सेम फोर्स कई गुना बढ़ जाती है। और इस एक्सपेरिमेंट को बड़े लेवल पर करने के लिए ये बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, और वही सेम स्मॉल स्टील की बॉल एक ह्यूज एक्सप्लोजन करती है। और ये प्रोफेसर कहता है कि इसी तरह से उस शिप को डिस्ट्रॉय किया गया होगा। और इस प्रोफेसर का नाम होता है डॉक्टर युकावा, तो वहीं इस ऑफिसर का नाम होता है युत्सुमे, जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। और इससे पूछती है कि वो इतनी यकीन से कैसे कह सकता है कि मर्डर को इसी तरह से किया गया होगा, जिसका आंसर देते हुए ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो कि इस तरह के डिवाइसेस को यूज करने पर निकलती है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक वॉचेस को एक टाइम के लिए बंद कर देती है। जिस पर युत्सुमे एक और क्वेश्चन पूछती है कि इतना बड़ा मैग्नेट किसी के पास कैसे आएगा, जिसका रिप्लाई करता हुआ प्रोफेसर कहता है कि MRI एंड CT स्कैन डिवाइसेस में इससे भी पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं। और जिस जगह पर वो बोट जली थी उसी पोर्ट पर एक हॉस्पिटल भी है। इन शॉर्ट इनका ये कंफ्यूजिंग केस सॉल्व हुआ, बस उन्हें उस जगह पर जाकर वहाँ की छानबीन करनी है उस क्रिमिनल को ढूंढने के लिए। जिससे युत्सुमे उससे एक और बात पूछती है कि वो उसके क्वेश्चन का कब जवाब देगा, जिसका युकावा कुछ खास रिप्लाई नहीं करता। दरअसल युत्सुमे इस प्रोफेसर से प्यार करती है और अपने प्रपोजल का आंसर मांग रही होती है, बट ये उसे कोई खास रिप्लाई नहीं दे रहा होता काफी टाइम से। और इस चीज का रीजन हमें लास्ट में पता चलेगा। अभी के लिए कहानी में इंट्रोड्यूस किया जाता है दो मेन कैरेक्टर को, जिनमें से एक का नाम होता है इशिगामी, जो कि एक मैथ का टीचर होता है और इस पूरी कहानी में लीड रोल प्ले करता है। तो वहीं इस लेडी का नाम होता है हनाओका, और ये दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, जिससे इशिगामी इस लेडी को पसंद करने लगता है, पर ये कभी भी अपनी फीलिंग्स उससे बता नहीं पाता। एक तरह से इसे वन साइडेड लव समझो, जो कि एक मास्टर क्राइम को आगे चलकर अंजाम देती है। अभी के लिए कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है शाम के टाइम, जहाँ पर कई सालों बाद हनाओको का एक्स हस्बैंड घर आता है, जिसे देखकर ये काफी डर जाती है और उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहती है कि अगर वो अभी के अभी घर से बाहर नहीं गया तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। जिसे इग्नोर करता हुआ तोगाशी सीधा अंदर घुस जाता है, और यहाँ पर आती है हनाओको की बेटी, जो कि इस पर्सन को अपने घर में देखकर थोड़ी सी डर जाती है। और उसकी मॉम उसे अपने रूम में जाने के लिए कहती है और इस पर्सन को कुछ पैसे देती है ताकि वो उसके घर से बाहर निकल जाए, जो कि जाने से पहले अपने स्टेप डॉटर को देखने की कोशिश करता है, जिसे ऐसा करने से रोकती है हनाओको, जिससे ये उस पर कमेंट करता है कि कुछ सालों में उसे नाइट क्लब पर लगा देना। और ये बात मिसातो को कुछ ज्यादा ही बुरी लग जाती है कि वो उस पर किसी चीज से अटैक कर देती है। और इस आवाज को सुनता है इशिगामी, जो कि अपने घर में काम कर रहा होता है। तो वहीं वो पर्सन गुस्से में मिसातो को मारने लगता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए हनाओका उस पर्सन को रोकने की कोशिश करती है, और ऐसा करने के चक्कर में वो उसे एक हीटर के केबल से मार डालती है। और इन सब में उसका साथ देती है मिसातो, और इन सारी चीजों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है इशिगामी। तो वही जब इन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने एक पर्सन को मार डाला तो हनाओको बुरी तरह से डर जाती है, और यहाँ पर इनके दरवाजे पर दस्तक देता है इशिगामी, जिससे इन सब को छुपाने के लिए हनाओको हर एक चीज को अपनी सही जगह पर रखने लगती है। और दरवाजा खोल के उससे झूठ बोलती है कि वो एक कॉकरोच था और उसकी बेटी कुछ ज्यादा ही जोर से चीख पड़ी, जिसके लिए वो माफी मांगकर दरवाजा फिर से बंद कर देती है। तो वहीं इशिगामी वहाँ से जाता नहीं क्योंकि उसे सच पता होता है, और इसलिए वो उसे सच कह देता है कि वो चीज कोई कॉकरोच नहीं थी। और ये बात सुनकर हनाओका इशिगामी को अपने रूम में आने देती है। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन पर, जहाँ पर पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी आइडेंटिटी मिटाने के लिए उसके हाथ और पैर को जला दिया गया होता है, साथ ही उसके चेहरे को भी डैमेज किया गया होता है ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। बट पुलिस उसके कपड़े से मिले सामानों के जरिए उसकी पहचान कर ही लेती है, और उसके रूम से मिले फिंगरप्रिंट उस मर्डर साइट पर मिले साइकिल पर लगे फिंगरप्रिंट से भी मैच कर रहे होते हैं, जिससे इन्हें एक ठोस सबूत मिल जाता है उस बॉडी की पहचान करने के लिए। इवन की पोस्टमार्टम से इनके हाथ ये इन्फॉर्मेशन भी लग जाती है कि किस तरह के वायर का यूज किया गया होगा उसे मारने के लिए।
और इसी मर्डर की पूछताछ करने युत्सुमी अपने सीनियर ऑफिसर के साथ हनोका के घर जाती है, जहां पर हर एक सबूत मिटा दिया गया होता है उस मर्डर का। और साथ ही हनोका ये झूठ भी बोलती है कि वो अपने हस्बैंड से काफी लंबे टाइम से नहीं मिली, जिस पर ये ऑफिसर पूछती है कि वो 2 दिसंबर की रात को कहां पर थी, जिसका आंसर देते हुए ये कहती है कि वो थिएटर गई थी अपनी बेटी के साथ और उसके बाद वो दोनों कुरियोके भी गए थे। और इतनी पूछताछ करके ये लोग वहां से जाने लगते हैं, जिससे युत्सुमी अपने सीनियर से कहती है कि ये मर्डर नहीं हो सकती, क्योंकि इसके घर में लगा हीटर का केबल डिफरेंट होता है और साथ ही वो 2 दिसंबर की रात को अपने घर पर भी नहीं थी। जिससे उसका सीनियर कहता है कि उसे इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए। कोई भी पर्सन सिनेमा देखने के बाद कुरियोके नहीं जाता, स्पेशली हफ्ते की शुरुआत में। साथ ही ये वापस आते वक्त इशिगामी से भी पूछताछ करते हैं, जो कि इस तरह से रिप्लाई करता है कि वो तो अपने नेबर को भी ठीक से नहीं जानता, जिससे ये लोग उससे और सवाल नहीं पूछते और वहां से चले जाते हैं। तो वहीं सीन शिफ्ट होती है हनोका के अपार्टमेंट में, जो कि इशिगामी के घर में आने की आवाज सुनकर सतर्क हो जाती है और इशिगामी उसे एक टेलीफोन बूथ से कॉल करता है कि ये पूछताछ सिर्फ एक नॉर्मल पुलिस प्रोसीजर है और उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, उसे सिर्फ वही कहना है जो कि उन्होंने प्रैक्टिस किया है। और ये पब्लिक टेलीफोन से इसलिए बात कर रहा होता है ताकि अगर उनके फोन कॉल्स को ट्रेस भी किया जा रहा हो तो पुलिस को कोई भी लीड ना मिले। और इस केस के लिए भी हेल्प मांगने के लिए युत्सुमी जाती है प्रोफेसर के पास कि कैसे एक पर्सन एक ही टाइम में 2 जगह पर हो सकता है, जिसे स्टार्टिंग में ये प्रोफेसर हंसते हुए मना कर देता है कि इसमें फिजिक्स नहीं है और इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। बट बाद में इन्हें एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से 1854 में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए 2 अलग अलग बॉडी में स्प्लिट हो गई थी, जहां पर सभी स्टूडेंट्स अपने टीचर का सेम टू सेम हमशक्ल देखकर हैरान थे, तो वहीं उस टीचर को अपना हमशक्ल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इस फिनोमेनन को कहा जाने लगा डोपलिंगर और ये घटना सच में हुई थी, जिसके बारे में आज आप बहुत से ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ना चाहो तो। अभी के लिए कहानी पर फोकस करते हैं, जहां पर उसी प्रोफेसर का एक असिस्टेंट कहता है कि मूवी टिकट खरीद लेने से यह साबित नहीं हो जाता कि कोई इस मूवी को देखने ही गया था, क्या किसी ने उसे थिएटर हॉल में बैठे हुए देखा, जिससे प्रोफेसर आगे कहता है कि कोई नॉर्मल पर्सन मूवी टिकट्स लेके नहीं घूमता, बट अगर उस पर्सन ने मूवी टिकट्स इंटेंशन के साथ स्मॉल कर रखी है तो तुम सब एक स्ट्रॉन्ग माइंड से भिड़ने जा रहे हो, जिसकी अगेंस्ट सबूत इकट्ठा करना इतना आसान तो नहीं होगा। और ऐसा कहकर प्रोफेसर फिर से अपना काम करने लग जाता है, जिससे ये लोग उस लेडी के नेबर के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसका नाम सुन के इस प्रोफेसर के कान खड़े हो जाते हैं, जिससे युत्सुमी उससे पूछती है कि क्या वो उस पर्सन को जानता है, जिसका जवाब देते हुए प्रोफेसर कहता है कि वो जीनियस शब्द ऐसे ही किसी के लिए यूज नहीं करता और वो जीनियस पढ़ा रहा होता है मैथ, जिसकी कदर शायद कोई भी स्टूडेंट नहीं कर रहा होता। और शाम को कॉल लगाने पर हनोका बताती है कि पुलिस मिसातो के स्कूल में आई थी उससे पूछताछ करने, जिससे ये कहता है कि कुछ भी नहीं होगा अगर वो सब उसके प्लान को फॉलो करें, जिस पर हनोका पूछती है कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रही है, जिसका इशिगामी कोई भी ठीक से जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है ताकि उसे अपना रेस्टोरेंट बंद न करना पड़े, जिससे ये इशिगामी को दिल से थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो वहीं ये पर्सन बस सोचता ही रह जाता है कि उसे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। और घर वापस जाने पर उसे अपने घर के बाहर नजर आता है प्रोफेसर युकावा, जो कि उसी का वेट कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों ही सेम ही स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे और अब ये दोनों 17 साल बाद मिल रहे हैं, जिस पर प्रोफेसर पूछता है कि वो एक स्कूल टीचर क्यों बना, वो यूनिवर्सिटी में ही रहकर अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकता था, जिसके लिए ये कहता है कि उसके मॉम के जाने के बाद उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था और अपना खर्च उठाने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ा। और इसी तरह से ये दोनों देर रात तक बातें करने लगते हैं, जहाँ पर युकावा उसे कुछ मैथ के प्रॉब्लम भी देता है सॉल्व करने के लिए, जो कि उनकी पूरी टीम काफी लंबे टाइम से सॉल्व नहीं कर पा रही होती। और इन सब पे जब प्रोफेसर की आंख वहीं पर लग जाती है तो इशिगामी उसे एक ब्लैंकेट उठाने के लिए जाता है और यहाँ पर हमें वो मर्डर वेपन ठीक इसी के घर में दिखाई देती है, जो कि आगे चलकर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उस केस को और भी कॉम्प्लेक्स बनाने में। अभी के लिए कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर ये दोनों ही थोड़ा बहुत बातें करते हुए निकल रहे होते हैं अपने अपने काम पर। और जिस रूट पर से इशिगामी हर दिन अपने काम पर जाता है, सेम उसी रूट पर हमें होमलेस पर्सन भी दिखाई देते हैं, जिसको देखकर इशिगामी कमेंट करता है कि इन लोगों की जिंदगी घड़ी की कांटों की तरह है, ये लोग सेम ही रूटीन को हर दिन फॉलो करते हैं, कोई भी नयापन नहीं है इनकी लाइफ में। और ये बात भी आगे चलकर इस मर्डर केस को सॉल्व करने में हेल्प करती है। अभी के लिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि जब युकावा इशिगामी से उसके नेबर के बारे में पूछता है कि क्या वो उसके साथ फ्रेंडली है, तो इशिगामी इस बात से मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ थोड़ा बहुत एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं और मैं उसके शॉप से अपने लिए खाना खरीद लेता हूँ। और ये सब पूछकर युकावा इशिगामी से इनडायरेक्टली इंटेरोगेट कर रहा होता है कि कहीं वो तो इस मर्डर केस में इन्वॉल्व नहीं है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होती है थाने की ओर, जहाँ पर युकावा युत्सुमी को मैसेज करता है उसी मैदान में मिलने के लिए जहाँ पर वो डेड बॉडी मिली थी। और जब ये वहाँ पर जाती है तो युकावा उससे पुलिस रिपोर्ट के बारे में पूछता है कि पुलिस को क्या लगता है कि मर्डर कैसे हुआ होगा।
जिस पर युसुमी बताती है कि उस किलर ने विक्टिम को मैदान में बुलाया होगा, जो कि यहाँ पर साइकिल से आया होगा, और फिर उसका मर्डर करने के बाद उसने उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके फेस को डैमेज करके उसके फिंगरप्रिंट्स को जला दिया होंगे। जिस पर प्रोफेसर पूछता है कि पुलिस को कैसे पता कि विक्टिम यहाँ पर साइकिल से आया था, जिस पर ये कहती है क्योंकि साइकिल पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे। जिससे ये फिर से पूछता है कि अगर वो किलर पहचान मिटाने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स जला सकता है तो वो साइकिल पर लगे फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं मिटाएगा? वो उस साइकिल को छुपाने के लिए उसे समुद्र में भी तो फेंक सकता था। जिस पर ये पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर ये एक्सप्लेन करता हुआ कहता है कि ये सिर्फ एक डिकॉय है। वो किलर ये दिखाना चाहता है कि मर्डर यहाँ पर हुआ है और इसलिए वो सारे सबूत यहाँ पर छोड़ कर गया है। जिससे ये पूछती है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, जिसका आंसर देते हुए ये भी उससे पूछता है कि वो साइकिल किसकी थी, और युसुमी उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ से उस साइकिल को चुराया गया था और बताती है कि जिसका वो साइकिल था उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी उसके साइकिल की चोरी होने की। और इतने सारे साइकिल को वहाँ पर देखकर युकावा उससे एक और बात पूछता है कि वो किलर इतनी मेहनत क्यों करेगा एक बंधे हुए साइकिल को चुराने के लिए, जब इतने सारे साइकिल यहाँ पर खुले में ही पड़े हैं और वो कोई भी साइकिल ले जा सकता था और कोई कंप्लेन भी नहीं होती। जिससे युसुमी थोड़ी सी शॉक हो जाती है उसकी ये सारी लॉजिकल बातें सुनकर, और इसके लिए इस बात को और भी आसान बनाने के लिए प्रोफेसर कहता है कि उस किलर ने साइकिल को इसलिए चुराया क्योंकि वो एकदम नई थी, और अपनी हाइपोथेसिस देता हुआ कहता है कि वो किलर ये बात इंश्योर करना चाहता था कि कोई उस चुराए हुए साइकिल की रिपोर्ट लिखवाए। इन शॉर्ट ये सब कुछ किलर अपने फेवर में करने के लिए कर रहा है ताकि पुलिस उस तक कभी पहुंच न सके। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है इशिगामी के स्कूल की तरफ, जहाँ पर इशिगामी जब निकलने लगता है तो वो बाहर देखता है कि प्रोफेसर उसका वेट कर रहा है, और एक बार फिर से ये दोनों साथ बातें करते हुए जाने लगते हैं। और घर जाने से पहले प्रोफेसर हनाओका के रेस्टोरेंट में जाता है ताकि उसे कोई और लीड मिल सके। और यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एक और कैरेक्टर को जिसका नाम होता है मिस्टर कुडो, जो कि हनाओका को काफी लंबे टाइम से जानता होता है और काफी फ्रेंडली होकर मिलता है, जिससे इशिगामी के एक्सप्रेशन को चेंज होता हुआ देखता है युकावा। और इस बात से ये चीज क्लियर हो जाती है कि वो उस लेडी को पसंद करता है और उसे किसी दूसरे पर्सन से इतना फ्रेंडली होकर मिलता देख जेलस हो रहा है। और इससे प्रोफेसर ये बात कंक्लूड करता है कि मर्डर भले ही इशिगामी ने ना किया हो पर वो उसे छुपा जरूर रहा है, और इसीलिए ये उसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे डिफिकल्ट क्या है, एक ऐसे प्रॉब्लम को इन्वेंट करना जिसे कोई सॉल्व नहीं कर सकता या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक तरह से ये उसे इनडायरेक्टली पूछ रहा होता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, और इस बात का जवाब देते हुए इशिगामी कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। और अब ये भी समझ जाता है कि युकावा को उस मर्डर के बारे में पता चल गया, और कहानी अब यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इशिगामी हनाओका को फोन करके अपने नए चाल के बारे में बताता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने गोल्डन कार्ड का यूज करें, और मिसातो को पुलिस में गवाही देने के लिए कहता है कि वो पुलिस को ये बात बताए कि वो थिएटर में अपने किस फ्रेंड के साथ मिली थी ताकि पुलिस उनका पीछा करना ही छोड़ दे। तो वहीं युसुमी जब उस प्रोफेसर से उस केस के बारे में पूछने के लिए जाती है तो वो उसकी और हेल्प करने से मना कर देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। एक तरह से ये अपने फ्रेंड को ही पकड़वाना नहीं चाहता। पर जब युसुमी उसी प्रोफेसर की कही हुई बातों को रिपीट करता है कि इशिगामी एक जीनियस पर्सन है जो कि हनाको को पसंद करता है, इसलिए शायद उसने उसके हस्बैंड को मार दिया होगा, तो इसे बताना ही पड़ता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि इशिगामी एक ऐसा पर्सन नहीं है जो कि किसी को मारेगा, बट वो सबूत मिटाने में हेल्प जरूर कर रहा है ताकि वो हनाको को बचा सके। और यहाँ पर युसुमी को कॉल आती है उसके सीनियर से, जो कि उसे बताते हैं कि पुलिस को एक और लीड मिली है, और वो लीड होती है हनाओका की बेटी मिसातो, जो कि पुलिस में गवाही देती है कि वो अपने किस फ्रेंड से मिली थी थिएटर में, और ये बात साबित करती है कि वो लोग मर्डर वाली रात को थिएटर में ही थे। और इसीलिए अब पुलिस उस केस को एक नए एंगल से देखने लगती है कि तोगाशी डेबिट कलेक्टर से बचकर भाग रहा था और शायद उन्हीं लोगों ने उसे पैसे की रिकवरी के लिए मार दिया होगा, जो कि सच से तो काफी दूर होता है। इसलिए युसुमी अपने सीनियर से हनाओका और इशिगामी से पूछताछ बंद न करने की बात करती है कि प्रोफेसर को अभी भी लग रहा है कि उन्हीं ने उस मर्डर को किया है, बट सिंस कि इसके पास कोई भी सबूत नहीं होते अपनी बात को साबित करने के लिए, उसका सीनियर मना कर देता है कि बेवजह टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बट सिंस की ये बात प्रोफेसर ने कही होती है, ये पर्सनली उस केस की छानबीन करने के लिए इशिगामी से पूछताछ करने जाते हैं उसके अटेंडेंस की बेस पर कि वो 2 और 3 तारीख को कहाँ पर था, जिससे ये कहता है कि 2 तारीख को अपने रिसर्च पर बिजी था और 3 तारीख को वो बीमार था इसलिए वो छुट्टी पर था। जिससे युसुमी उससे एक और बात पूछती है कि क्या उसकी और हनाओका के बीच में कोई सीक्रेट रिलेशन है, लाइक डेटिंग, जिसको ये साफ साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, जबकि असल में ये उसे सीक्रेटली स्टॉक कर रहा होता है कि हनाओका कब कहाँ पर जाती है और किससे मिलती है। और जब वो हनाओका को मिस्टर कुडो से मिलता हुआ देखता है एक रेस्टोरेंट में, तो इसे ये बात काफी बुरी लगती है कि वो उस पर्सन को धमकी वाले लेटर्स भेजता है कि अच्छा इसी में होगा अगर वो हनाओका से दूर रहे। और यही लेटर मिस्टर कुडो हनाओका को दिखाता है, जो कि इजीली समझ जाती है कि ये कौन भेज सकता है, क्योंकि इशिगामी ने उससे पहले भी मिस्टर कुडो के बारे में पूछताछ की होती है कि वो उसका क्या लगता है।
और जब उसकी बेटी कहती है कि मिस्टर इशिगामी उनकी मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उसे पसंद करते हैं, तो इस बात को लेकर वो उस पर भड़क जाती है। तो वही जब युत्सुमी प्रोफेसर को इशिगामी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो कितना इंटेलिजेंट था और किस तरह से वो दोनों दोस्त बने। एक और जहाँ पर इशिगामी मैथ का जीनियस था तो वही प्रोफेसर फिजिक्स का, और वो दोनों ही एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरह से सॉल्व किया करते थे। जिससे ये भी अपना एक्सपीरियंस बताती है कि जब वो उसे पूछताछ कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि मैथ के प्रॉब्लम सबसे आसान होते हैं, बस अलग एंगल से देखने पर डिफिकल्ट से लगने वाला क्वेश्चन भी सिर्फ प्लस माइनस निकालने जैसा ही होता है। और इस बात से युकावा के दिमाग की बत्ती जलती है और वो युत्सुमी से अटेंडेंस शीट मांगता है ये जानने के लिए कि वो कब कब छुट्टी पर था। और यहाँ पर इसे कुछ तो समझ में आता है जो कि बाकियों को दिखाई नहीं दे रहा होता, जिससे ये सीधा उस रेस्टोरेंट से निकलकर इशिगामी को कॉल लगाता है उससे मिलने के लिए, जिस पर वो मना कर देता है कि वो अभी नहीं मिल सकता, बट अगले हफ्ते वो माउंटेन क्लाइंबिंग पर जा रहा है और अगर वो चाहता है तो वो उसके साथ चल सकता है। जिससे कहानी शिफ्ट होती है कुछ दिन आगे, जहाँ पर ये दोनों ही माउंटेन क्लाइंबिंग पर जाते हैं और एक जगह पर रुककर थोड़ी सी बातें करते हैं, जहाँ पर युकावा इशिगामी से पूछता है कि उसने उसे क्लाइंबिंग पर क्यों इन्वाइट किया, जिसका आंसर देते हुए ये कहता है कि ये आखिरी बार है जब वो क्लाइंबिंग पर आया है और हो सकता है कि इसके बाद उसे दोबारा मौका ना मिले। जिस पर प्रोफेसर पूछता है कि वो कहना क्या चाहता है, जिसका रिप्लाई करते हुए ये कहता है कि पुलिस उसे पूछताछ करने के लिए उसके स्कूल में आई थी। जिस पर युकावा कहता है कि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है तुम्हें अरेस्ट करने के लिए, जिसका रिप्लाई करते हुए ये कहता है कि तुम्हारे पास तो है, अगर तुम चाहो तो मुझे अरेस्ट करवा सकते हो। जिस पर युकावा फिर से कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो उसका दोस्त है। जिस पर इशिगामी कहता है कि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं। और इस बात से अगर हम ये अज्यूम करें कि इशिगामी ने युकावा को यहाँ पर मारने के लिए बुलाया है तो ये बात गलत भी नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंबिंग में तो हादसे होते ही रहते हैं और जब ये और आगे बढ़ते हैं तो बर्फ का तूफान इतना बढ़ जाता है कि युकावा पहाड़ से फिसलकर गिरने लगता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ पर है। जिससे ये हेल्प के लिए वायरलेस रेडियो करने की कोशिश करता है ताकि कोई उसे बचाने के लिए आ सके, पर तब तक काफी देर हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिससे एक वक्त के लिए लगता है कि इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता, बट इसे बचाने के लिए यहाँ पर आता है इशिगामी, जो कि उसे रेस्क्यू करके अपने साथ ले जाता है और एक जगह पर ले जाकर उसके क्वेश्चन का आंसर करता है कि उस डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर कोई भी खुश नहीं होगा। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है रात को, जहाँ पर इशिगामी फिर से कॉल करता है हनाओका को, जो कि डर की वजह से उस फोन को पिक नहीं कर रही होती, इसलिए मिसातो उसे पिक करने के लिए जाती है और उसे रोकने के चक्कर में कॉल पिक हो जाती है। और इशिगामी उसे बताता है कि उसने 2 लेटर्स उसके मेल बॉक्स में डाले हैं। व्हाइट लेटर को वो अपने पास संभाल कर रखे और ब्राउन लेटर को वो पढ़ने के बाद जला दे। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि वो इसके बाद उसे दोबारा कॉल नहीं करेगा। और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाती, इशिगामी कॉल काट देता है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन, जहाँ पर इशिगामी पुलिस को कॉल करके सरेंडर करता है कि उसी ने तोगाशी को मारा है। और ये बात युसुमी प्रोफेसर को बताती है, जो कि ये न्यूज सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है जेल के अंदर, जहाँ पर पुलिस इशिगामी से पूछताछ कर रहा होता है कि उसने तोगाशी को क्यों मारा। और ये सारी बनावटिया कहानी बनाता है उस मर्डर का इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए। इवन की हर बात को साबित करने के लिए इसके पास सबूत भी होता है, लाइक वो हीटर केबल जिसका यूज करके तोगाशी को मारा गया था, और बाकी के और भी सामान जो कि सबूत को मिटाने के लिए यूज किए गए थे। बट मेन क्वेश्चन ये आता है कि वो आखिर ऐसा कर ही क्यों रहा है। और अभी के लिए जब पुलिस भी उससे यही सेम क्वेश्चन पूछती है तो वो कहता है कि वो हनाओका को प्यार करता है और उसे पाने के लिए ही उसने उसके हस्बैंड को मारा। जिस पर पुलिस फिर से पूछती है कि वो सरेंडर क्यों कर रहा है, जिसका जवाब देते हुए ये कहता है क्योंकि उसने हनाओका को किसी और के साथ देखा और इस बात ने उसका दिल तोड़ दिया। और इसी बात की पूछताछ करने के लिए पुलिस हनाओका के घर भी जाती है, जो कि इशिगामी के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर वो व्हाइट लेटर देती है जिसमें उसने उसे मिस्टर कुडो से मिलने से मना किया होता है। एक तरह से ये प्रूफ ये साबित करती है कि इशिगामी हनाओका को स्टॉक कर रहा था। और इस सबूत को लेकर पुलिस वहां से चली जाती है। तो वहीं इसके पास अभी भी वो ब्राउन लेटर होता है जो कि इशिगामी ने इसे जलाने के लिए कहा होता है पढ़ने के बाद, और इसमें इशिगामी ने उसे इंस्ट्रक्ट किया होता है कि उसे पुलिस को क्या कहना है। और साथ ही वो उसका शुक्रिया अदा भी करता है कि वो तो बहुत टाइम पहले ही सुसाइड करने वाला था, बट सिर्फ उसकी उस घर में शिफ्ट होने की वजह से उसे जीने की एक वजह मिली। सिंपल शब्दों में इशिगामी उस मर्डर को अपने सर पर लेकर हनाओका का कर्ज उतार रहा होता है उसे मरने से बचाने के लिए। तो वही प्रोफेसर एग्जैक्टली ये बात जानता होता है कि इशिगामी ऐसा क्यों कर रहा है, और अपनी लैब में बैठकर यही बात वो युत्सुमी को बताता है कि इशिगामी ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हनाओका से प्यार करता है और अब सच बताने का कोई फायदा नहीं होगा। जिस पर युत्सुमी कहती है कि वो सच सुनना चाहती है कि क्या सच में तोगाशी को इशिगामी ने मारा है, जिससे वो उसे इस बात को एक दोस्त की तरह सुनने के लिए कहता है, ना कि एक पुलिस ऑफिसर की तरह। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर एक और इशिगामी को डिटेंशन सेंटर में ले जाने की तैयारी हो रही होती है। तो वहीं युकावा हनाओका को सच बता रहा होता है कि इशिगामी ये सब क्यों कर रहा है।
और कहता है कि ये बात सच है कि तुम 2 दिसंबर की रात को थिएटर में गई थी और उसके बाद वहाँ से कोरियोके, और इसीलिए अब तक तुम पुलिस की इंक्वायरी से बच सके और तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। पर क्या तुम्हें ये अजीब सा नहीं लगा कि पुलिस सिर्फ 2 तारीख के बारे में ही क्यों पूछ रही है, जबकि असल में तुमने तोगाशी को 1 तारीख की रात को मारा था। और यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 मर्डर्स हुए हैं। एक मर्डर तोगाशी का जो कि 1 तारीख की रात को हुआ था, तो वहीं दूसरा मर्डर 2 तारीख की रात को, जिसकी बॉडी पुलिस को मिलती है। और ये हनाको को कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हें बचाने के लिए इशिगामी ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है जेल के अंदर, जहाँ पर इशिगामी को डिटेंशन सेंटर में ले जाने से पहले एक लास्ट बार पूछताछ करने की बात कही जाती है। और उससे मिलने के लिए यहाँ पर आता है युकावा, ताकि वो उसी के मुंह से सच सुन सके, जो कि अभी भी सच बताने से मना कर रहा होता है। इसलिए प्रोफेसर अपनी हाइपोथेसिस देता हुआ कहता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा उस मर्डर वाली रात। और कहानी यहाँ से फिर से शिफ्ट होती है 1 दिसंबर की रात को, जहाँ पर तोगाशी के मरने के बाद हनाका खुद को सरेंडर करने की बात करती है, बट मिसातो उसे मना कर देती है कि उसने उसे मारा है, इसलिए उसे सरेंडर करना चाहिए। पर किसी ने भी शुरुआत की हो, एंड में उस मरे हुए शव में उन दोनों के ही फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इसलिए अगर पुलिस अरेस्ट करेगी तो उन दोनों को ही करेगी। और सिंस की हनाका अपनी बेटी को इन सब में घसीटना नहीं चाहती, वो इशिगामी से हेल्प की रिक्वेस्ट करती है, जो कि उनकी हेल्प करने के लिए सबूत मिटाने की बात करता है बाय क्रिएटिंग एन एलिबी, ताकि उन दोनों में से कोई भी ना फंसे। बट ऐसे करने के लिए उसे एक और बॉडी चाहिए होगी, जिसको वो तोगाशी की बॉडी के रूप में सबके सामने रख सके, क्योंकि जो बॉडी पुलिस को मिली है वो तोगाशी की नहीं है। और आगे कहता हुआ कहता है कि वो बॉडी किसी ऐसे पर्सन की हो सकती है जिसके गायब होने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि एक होमलेस पर्सन जिसको काम देने के बहाने तुमने उसे तोगाशी के रूम में रुकने के लिए कहा होगा, ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स उस रूम में लगे सामानों पर लग जाए, जो कि वहां से निकलते वक्त तोगाशी के कपड़े पहन लिया होगा। और फिर तुम उसे एक चोरी की साइकिल पर उसे पार्क में ले गए होगे, जिससे उस साइकिल पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए, और फिर तुमने उसे उसी हीटर की केबल से मार दिया होगा, जो कि तुमने पुलिस को दिया एज अ प्रूफ। बट उस होमलेस पर्सन को मारना ही काफी नहीं था, तुमने तोगाशी की बॉडी को भी ठिकाने लगाया होगा, शायद टुकड़ों में काट कर उसे अलग अलग जगह पर फेंक दिए होगे, जिसमें तुम्हें 2 दिन लग गए, और इसीलिए तुम 2 और 3 दिसंबर को स्कूल नहीं गए थे। और अपनी बात को कंक्लूड करता हुआ कहता है कि तुमने अपने लवर को बचाने के लिए एक इनोसेंट पर्सन को मार डाला, जिस पर इशिगामी रिप्लाई करता है कि तुम्हारा इमेजिनेशन काफी इंटरेस्टिंग है, पर हाइपोथेसिस रियलिटी नहीं होती, उसके लिए प्रूफ चाहिए जो कि तुम्हारे पास नहीं है। जिस पर प्रोफेसर सबूत देने की बात करता है, बट इशिगामी उसकी बात और नहीं सुनता और पुलिस को दरवाजा खोलने के लिए कहता है उनके साथ जाने के लिए, जिससे प्रोफेसर एक लास्ट बार कहता है कि उसने हनाको को सब कुछ सच बता दिया है कि कैसे तुम इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हो उसे बचाने के लिए। जिस पर यह भी कहता है कि अगर तोगाशी की रियल बॉडी कहीं पर है तुम्हारे हाइपोथेसिस के अनुसार, तो वो पुलिस को तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि मेरी ट्रायल्स खत्म ना हो जाए, और एक बार ट्रायल्स खत्म हो जाए तो वो केस पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। जिससे ये उदास होता हुआ उस पर कमेंट करता है कि कितनी दुख की बात है कि एक ब्रिलियंट माइंड अपने आप को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। और जब ये उससे पूछता है कि आखिर क्यों वो उसे बचाने के लिए उसके सारे गुनाहों को अपने सर पर ले रहा है, तो इशिगामी दरवाजे को बंद करते हुए बाहर चला जाता है। और कहानी यहाँ से एक लास्ट बार शिफ्ट होती है इशिगामी के पास्ट में, जहाँ पर वो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करने जा रहा होता है। पर तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और वो पर्सन होता है हनाका, जो कि ठीक उसी के साथ वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आई होती है। और वो दोनों ही उसे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगते हैं बाय सेइंग हाय एंड हेलो, जिससे इशिगामी सुसाइड करना छोड़कर अपनी लाइफ को फिर से जीने लगता है। और अब वो अपनी उसी लाइफ को सेक्रीफाइस करके उन्हें बचाना चाहता है कि वो तो बहुत पहले ही मर गया होता अगर वो दोनों उसके लाइफ में नहीं आए होते। और इससे पहले कि पुलिस उसे ले जाती, यहाँ पर आती है हनाका, जो कि उससे पूछती है कि वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस क्यों कर रहा है उसके लिए। मैं इतनी भी महान नहीं हूँ कि तुम मेरे लिए ये सब करो। और यहाँ पर ये दोनों ही रो पड़ते हैं इस बात को सुनकर, जिसे पुलिस इशिगामी को ले जाती है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है प्रोफेसर की तरफ, जहाँ पर युत्सुमी उसे बताती है कि हनाका ने अपने जुर्म कबूल कर लिए हैं, पर अभी भी इशिगामी उसकी इन्वॉल्वमेंट से मना कर रहा है। जिससे प्रोफेसर युत्सुमी के लव प्रपोजल का रिप्लाई करता हुआ कहता है कि इशिगामी एक ऐसा पर्सन नहीं था जो कि किसी को मार सके, पर उसने किसी को मारा आखिर किस लिए? क्योंकि वो डीपली किसी को प्यार करता था। लविंग समवन सो डीपली मेड हिम अ मर्डरर। जिसका रिप्लाई करते हुए युत्सुमी कहती है कि लव की वजह से ही वो जिंदा था, नहीं तो वो बहुत पहले ही मर चुका होता। और मूवी के एंड में पुलिस छानबीन दिखाई जाती है, जहाँ पर वो लोग तोगाशी की बॉडी की छानबीन कर रहे होते हैं समुद्र के अंदर। और ये मूवी यहाँ पर हो जाती है खत्म। एंड आई होप यू गाइज एंजॉय। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।